नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिशा आईएएस के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई सुझाव और शिकायत है तो कमेंट ज़रूर करिए। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पीसीएस 2022 का प्री एग्ज़ाम 12 जून को है और आप सभी तैयारी में ज़ोर शोर से लगे भी हैं। आपकी इसी तैयारी को संपूर्णता प्रदान करने के लिए दिशा आईएएस लेकर आया है जीएस के 40 दिन और 40 टेस्ट और सीसेट के 20 टेस्ट। जीएस के टेस्ट 40 दिन तक हर रोज़ कराए जाएंगे, जबकि सीसेट के 20 टेस्ट हर दूसरे दिन कराए जाएंगे। यह सभी टेस्ट यूपी पीसीएस की बदलती हुई प्रकृति तथा बढ़ती हुई प्रतियोगिता को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, जिससे आपका चयन सुनिश्चित हो सके। अगर किसी भी साथी को टेस्ट सीरीज का पीडीएफ एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए तो नीचे दिए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे साथ निम्न माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जैसे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कूल, ट्विटर। नमस्कार। जीएस टेस्ट 11 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंपनी अधिनियम 2013 एक कंपनी के निगमन, जिम्मेदारियों और विघटन को नियंत्रित करता है। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत एक निजी कंपनी के अल्पसंख्यक शेयरधारकों के अधिकारों को संरक्षित किया जाता है। इसका सही ऑप्शन है यानी कि बी, केवल तो। क्वेश्चन नंबर 2। एमएसएमई क्रेडिट हेल्थ इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे ट्रांस यूनियन सिविल एवं सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा साझेदारी में लॉन्च किया गया है। यह सूचकांक भारत के एमएसएमई उद्योग की क्रेडिट स्थिति को, वृद्धि और क्षमता को 2 मापदंडों पर मापता है। इसका सही ऑप्शन है सी यानी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 3। थोक मूल्य सूचकांक तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी डब्ल्यूपीआई और सीपीआई के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि कौन सही नहीं पूछा गया है या सही है, क्योंकि अक्सर जो है हम लोग जल्दबाजी में इस चीज़ को मिक्स कर जाते हैं और जब सही नहीं पूछा जाता है तो हम लोग सही का आंसर दे देते हैं। इसलिए हमारा जो है कम से कम 4-5 क्वेश्चन इसी तरह से गलत होते हैं। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। तो ऑप्शन 1, ये दोनों सूचकांक राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ द्वारा जारी किए जाते हैं। डब्ल्यूपीआई में सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन को शामिल किया जाता है, लेकिन सीपीआई में नहीं। क्या कहा है? डब्ल्यूपीआई में सेवाओं को भी शामिल किया जाता है। ऑप्शन 3, डब्ल्यूपीआई उत्पादक स्तर पर मुद्रास्फीति को ट्रैक करता है, जबकि सीपीआई उपभोक्ता स्तर पर कीमतों में परिवर्तन को मापता है। यहाँ पर कहा है डब्ल्यूपीआई में यानी कि उत्पादक स्तर पर, जबकि सीपीआई को उपभोक्ता स्तर पर। इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना। इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 4। लघु वित्त बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, ये देश के उन क्षेत्रों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं जहां बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। 2, लघु वित्त बैंक कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत है। ये केवल लघु व्यवसाय इकाइयों, लघु किसानों आदि को जमा और ऋण देने जैसी सामान्य बैंकिंग गतिविधियां कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, यानी कि ऑप्शन बी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वित्तीय सेवा विभाग द्वारा जारी किया जाने वाला एक वार्षिक दस्तावेज है। इसे केंद्रीय बजट के साथ, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, केंद्रीय बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए आपको छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना है। इसका सही ऑप्शन आपको पूछा गया है, यहाँ पर भी देखिए सही नहीं है। ठीक है, क्या पूछा गया है? सही नहीं है। तो यानी कि ये भी
एक सही नहीं है, और यहाँ पर लिखा है वित्तीय सेवा विभाग, इसलिए ये भी सही नहीं है। तो हमारा सही ऑप्शन यानी कि सही नहीं दोनों हैं, तो इसलिए एक और दोनों सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2021 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3%, कितने, जीडीपी का 3% आपको सीमित करने का लक्ष्य निर्धारित करता है। केंद्र और राज्यों के लिए राजकोषीय समेकन का रोड मैप बनाने के लिए एन.के. सिंह समिति का गठन किया गया था। तो इसका सही ऑप्शन आपको बताना है, तो इसका सही है यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 7, बजट के संवैधानिक प्रावधानों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, अनुच्छेद 112, कितना अनुच्छेद 112 केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित करता है। 2, स्वतंत्र भारत का पहला बजट वर्ष 1950 में प्रस्तुत किया गया था। एक बजट 3 चरणों से होकर गुजरता है, जिसमें बजट की प्रस्तुति, उसकी जांच और वित्त विधेयक शामिल है। इसका सही ऑप्शन आपको बताना है। यहाँ पर देखिए क्या है, सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, इस बात को आपको बताना है। तो ये देखिए, जब हमारा देश आज़ाद 1947 में हुआ और हमारा संविधान भी बन के तैयार हो गया, तो इसका पहला बजट इन्होंने बताया कि 1950 में प्रस्तुत किया गया। इसी तरह से इन्होंने बताया कि बजट को 3 चरणों में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, ये दोनों ही ऑप्शन सही नहीं है, यानी कि सही नहीं है तो 2, 3, तो इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि केवल 2 और 3 सही नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, समर्पित माल ढुलाई गलियारा या डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह केवल वस्तुओं और माल परिवहन के लिए समर्पित एक उच्च गति, उच्च क्षमता वाला रेलवे कॉरिडोर है। केंद्रीय बजट 2021 के तहत पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे और पूर्वी डीएफसी को वर्ष 2022 तक चालू करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसका सही ऑप्शन आपको सही बताना है, तो इसका सही ऑप्शन है 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 9, 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र और राज्य दोनों के वित्तीय घाटे और ऋण संबंधी आवश्यकताओं पर सिफारिशें प्रदान की गई हैं। इसमें वित्तीय वर्ष 21-22 में केंद्र के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के 4% तक राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को निर्धारित किया गया है। इसका सही ऑप्शन बताना है। अभी आप पढ़ चुके हैं कि बजट प्रबंधन अधिनियम में राजकोषीय घाटे को कितने प्रतिशत तक रखा गया था, 3% तक, और यहाँ पर ये बोल रहा है कि 4% तक, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और आपका सही ऑप्शन हो जाएगा केवल 1। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी यानी एआरसी के संबंध में लिखित कथनों विचार कीजिए। यह एक विशेष वित्तीय संस्थान है जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों से नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी कि एनपीए ठीक है को खरीदता है। दूसरा, सरफेसी अधिनियम 2002 भारत में एआरसी की स्थापना के लिए कानूनी आधार प्रदान करता है। ऑप्शन 3, सरकार के कुटी योगदान के साथ परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। इसमें कौन सा सही है आपको ये बताना है, तो इसका सही हो जाएगा 1 और 2 दोनों, क्योंकि ये सरकार के कुटी योगदान के साथ नहीं किया गया है, जबकि जो एआरसी बनाई गई है ये कई कंपनियों को मिलकर बनाया गया है। ठीक है, कई कंपनियां इसकी भागीदारी हैं।
ठीक है। इसी तरह से आपको एक चीज़ और बताना है कि जो एनपीए होता है वो जो है कैसे लागू किया जाता है, कब लागू किया जाता है, ठीक है। ये पूरा आपको बताना कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 11, सरकारी प्रतियोगिताओं यानी कि जे सिक्योरिटी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यहाँ पर आपको पूछा गया सही है। जिस शुल्क को केवल केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है। केंद्र सरकार राजकोषीय बिल और बॉन्ड दोनों जारी कर सकती है, जबकि राज्य सरकारें केवल बॉन्ड जारी कर सकती हैं। सरकारी प्रतिभूतियाँ जोखिम रहित श्रेष्ठ प्रतिभूति संसाधन हैं। तो इसका सबसे सही ऑप्शन है 3, यानी कि 3 जो है आपका एकदम सही हो जाएगा। इसी तरह से अब यहाँ पर ये दिया गया है कि राजकोषीय बिल और बॉन्ड दोनों जारी कर सकती हैं और केंद्र सरकार जिसको केवल, यहाँ पर केवल लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि इसे केवल एक यही जारी कर सकती है, जबकि राज्य सरकारें केवल बॉन्ड जारी कर सकती हैं। तो ये ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समितियां बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित हैं। नरसिंगन समिति, पीजे नायक समिति या फिर 3 अभिजीत सेन समिति। इसका सही ऑप्शन है आपका बी, यानी कि 2 समितियां जो है वो बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित हैं, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत पर कच्चे तेल की कीमत में वृद्धि के प्रभाव के बारे में सही है। तेल की कीमतों में वृद्धि इसके चालू खाते के घाटे को प्रभावित कर सकती है। भारतीय तेल और गैस कंपनियों के मूल्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। फारस की खाड़ी से प्रेषण कम हो सकता है। इसका सही ऑप्शन है आपका सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व खाद्य सुरक्षा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह समिति संयुक्त राष्ट्र महासभा को रिपोर्ट करती है। इस समिति का वित्त पोषण केवल वर्ल्ड फूड प्रोग्राम द्वारा, यानी कि WFP द्वारा किया जाता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि केवल 1। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश यानी कि FPI को प्रायः हॉट मनी कहा जाता है। आपको ये बताना है कि इसे हॉट मनी क्यों कहा जाता है और FPI तथा FDI दोनों में क्या अंतर है। FPI निवेशक को वित्तीय परिस्थितियों में सीधे स्वामित्व प्रदान नहीं किया जा करता। FPI किसी देश के पूंजी खाते का हिस्सा है जिसे भुगतान संतुलन पर दिखाया जाता है। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए क्या है, आप इसको याद रखें कि ये क्या दिया है और हम लोगों को ऑप्शन में क्या बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 16, प्लांट डिस्कवरी 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI द्वारा प्रकाशित किया जाता है। कुल खोजे गए नए पौधों का अधिकतम प्रतिशत पूर्वोत्तर पर्वतमाला में है। इसका सही ऑप्शन है केवल 1। क्वेश्चन नंबर 17, ब्लू फूड जलीय जानवरों, पौधों या शैवालों से प्राप्त भोजन होते हैं जो ताज़े पानी और समुद्री वातावरण में पाए जाते हैं। ब्लू फूड अपने पोषण लाभ और स्थिरता लाभ की क्षमता के मामले में स्थलीय पशु स्रोत यानी खाद्य पदार्थों की तुलना में बेहतर होते हैं। ब्लू फूड के उत्पादन में कम ग्रीन हाउस गैस और पोषक तत्व उत्सर्जन होता है तथा कम भूमि या पानी की आवश्यकता होती है। इसका सही ऑप्शन है आपका
डी यानी कि 1, 2 और 3 तीनों। क्वेश्चन नंबर 18 SDG अधिदेश यानी कि SDG जो गोल हैं, कौन गोल किस में हैं। आपको जो SDG के 17 गोल हैं उनको याद कर लेने हैं, ठीक है। 17 गोल हैं जो वो याद कर लेने हैं कि कौन गोल कहाँ पर है और उसका क्या क्या काम है, ठीक है। तो SDG 4 शिक्षा लक्ष्य, SDG 17 सतत खपत और SDG 12 वैश्विक भागीदारी। तो इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि केवल एक सही है, बाकी सब गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 19 तेल रिसाव और उससे होने वाले पर्यावरणीय क्षति पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत आती है। भारतीय तटरक्षक बल को तेल रिसाव सफाई कार्यों में सहायता करने का दायित्व सौंपा गया है। बंकर कन्वेंशन तेल रिसाव से होने वाले नुकसान के लिए पर्याप्त, त्वरित और प्रभावी मुआवजा सुनिश्चित करता है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टुंड्रा जलवायु क्षेत्र 75 डिग्री सेंटीग्रेड और 90 डिग्री अक्षांश 76 डिग्री और 90 डिग्री अक्षांश के मध्य स्थित होता है। लगभग सभी टुंड्रा क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं। परमाफ्रॉस्ट टुंड्रा क्षेत्र में सतह के नीचे स्थायी रूप से जमी हुई जमीन की परत है। इसका सही ऑप्शन है आपका सी, यानी कि 2 और 3। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। हाल ही में खबरों में रही हाइबोडोंट शार्क की विलुप्त प्रजाति का जीवाश्म निम्नलिखित में से किस राज्य में खोजा गया है। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि राजस्थान में खोजा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 तराई आर्क लैंडस्केप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पश्चिम में यमुना नदी और पूर्व में काली नदी के बीच फैली हुई है। कार्बेट टाइगर रिजर्व और दुधवा टाइगर रिजर्व तराई आर्क लैंडस्केप का हिस्सा है। इसका सही ऑप्शन है ए, या सही नहीं बताना है आपको। इसका सही नहीं ऑप्शन है केवल 1। क्वेश्चन नंबर 23 पारादीप बंदरगाह के कथनों पर विचार कीजिए। या महानदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित एक प्राकृतिक गहरे पानी का बंदरगाह है। कैसा है? प्राकृतिक और गहरे पानी का। वर्ष 1966 में लौह के निर्यात हेतु एक मोनो कमोडिटी पोर्ट के रूप में इसे चालू किया गया था। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 24 भारत के निम्नलिखित अभयारण्यों को पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर व्यवस्थित कीजिए। गाहिर माथा समुद्री अभयारण्य, नलबड़ पक्षी अभयारण्य, सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य या वैशीपल्ली वन्यजीव अभयारण्य। आपको जो है इसको ये पता होना चाहिए कि ये जो अभयारण्य हैं ये इनकी स्थिति कहाँ कहाँ है, ठीक है। तभी आप जो है इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है, यानी कि वैशीपल्ली अभयारण्य सबसे पहले, और फिर 2 नलबाल पक्षी और फिर 3 सिमलीपाल, यानी कि ये उड़ीसा में है, ठीक है। इसी तरह से गहिर माथा अभयारण्य सबसे लास्ट में आएगा। क्वेश्चन नंबर 25 गिद्ध संरक्षण के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत रैप्टर्स MOU का हस्ताक्षर करता है। भारत शिव संघ का हिस्सा है। कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1, 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 26 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य छाया और ये कठपुतली किस देश की है? ए ऑप्शन कर्नाटक रावण छाया, बी महाराष्ट्र चर्मा बहुली नाट्य,
सी यानी कि 3 तमिलनाडु थोलू बोमलता और 4 उड़ीसा तोगलू गोमेयाता। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है, इसे आपको सही बताना है। इसका सही हो जाएगा यानी कि केवल दो महाराष्ट्र चर्मा बहुली नाट्य और तमिलनाडु थोल्लू बोमा लता, ये दोनों सही ऑप्शन है, इसलिए सही हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27, भीमबेटका गुफाओं के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यह भारत में मानव जीवन के शुरुआती निशानों को प्रदर्शित करता है। भीमबेटका गुफाएं यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल हैं। यह विंध्य पर्वत की तलहटी में स्थित है। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि 1, 2, 3 तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 28, प्रमुख सूफी सिलसिलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चिश्ती सिलसिले में सभी भौतिकतावादी वस्तुओं को अस्वीकार कर दिया गया है और धर्मनिरपेक्ष राज्य के साथ संबंध से दूरी बनाए रखने पर जोर दिया गया है। 2 सुहरावर्दी सिलसिलों ने सुल्तानों से रख रखाव अनुदान स्वीकार नहीं किया है। यहाँ पर ये आपको ध्यान रखने वाली कि सुहरावर्दी ने क्या किया था। इसी तरह से नक्सलबंदी सिलसिला पंजाब में लोकप्रिय था और इसने अकबर के अधीन मुगलों का समर्थन किया था। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि केवल एक सही है, क्योंकि जो सुहरावर्दी सिलसिले थे ये सुल्तानों के साथ अपना संबंध रखते थे और अपना जीवन सुविधाओं के साथ व्यतीत करते थे। इसी तरह से नक्सलबंदी सिलसिला भी यही करता था। क्वेश्चन नंबर 29, राजा सुहेल देव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताने हैं कि राजा सुहेल देव के नाम पर क्या कोई ट्रेन चलती है। अगर ट्रेन चलती है तो वो कहाँ कहाँ से चलती है, स्टेशनों के बीच का नाम बताना है आपको, और इसका उद्घाटन कब कहाँ किया गया था। ठीक है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। उन्होंने वर्तमान गुजरात में शासन किया तथा वह मोहम्मद गोरी के शासन समकालीन थे। यहाँ पर देखिए कि ये क्या दिया है, गुजरात में शासन किया। इसी तरह से मीरात मसूदी राजा सुहेल देव की जीवनी है, जिसे सालार मसूद द्वारा लिखा गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? आपको यहाँ पर सही नहीं बताना है, तो इसका सही हो जाएगा 1 और 2 सही नहीं है, क्योंकि उन्होंने गुजरात पे शासन नहीं किया था। ठीक है, और इनकी रचना सालार मसूद ने भी नहीं लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 30, बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। वरद मुद्रा में हाथ का इशारा वरदान देने को दर्शाता है। वज्रयान शाखा को तांत्रिक बौद्ध धर्म के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 31, विजयनगर साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह साम्राज्य तुलु वंश के हरिहर और बुक्का द्वारा स्थापित किया गया था। विजयनगर की राजधानी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। आपको बताना है कि विजयनगर की राजधानी क्या थी। ठीक है, हम आपको इसका पहला अक्षर बता दे रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से यह साम्राज्य कृष्णा नदी के किनारे फैला हुआ था। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना था, तो इसका सही नहीं है ए। क्वेश्चन नंबर 32, तमिलनाडु में भक्ति आंदोलन का विकास 11वीं शताब्दी के दौरान हुआ था। गुरु रविदास भगवान शिव के भक्त थे। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी ना तो 1 और ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 33, इन्हें भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूहों यानी कि पीवीटीज
के तहत सूचीबद्ध किया गया है। यह एक पूर्व नवपाषाण निग्रोटो जनजाति है। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह विनियमन अधिनियम 1956 के तहत संरक्षित हैं। उपरोक्त में से कौन सी जनजाति का वर्णन किया जा रहा है? तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, यानी कि ये जनजाति जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। आपको एक और ऑप्शन कमेंट में बताना है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन कौन सी आदिवासी जनजातियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 34, मोनप्पा हस्तनिर्मित कागज उद्योग मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मोनप्पा हस्तनिर्मित कागज, इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 35, वर्ष 1818 में पेशवा सैनिकों और अंग्रेजों के मध्य एक युद्ध हुआ। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना, जिसमें मुख्य रूप से दलित सैनिक शामिल थे, ने उच्च जाति बहुल पेशवा सेना का मुकाबला किया। विजय स्तंभ को रण स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है, जिसे इस युद्ध की स्मृति में बनवाया गया था। उपयुक्त कथन आधुनिक भारतीय इतिहास में हुए निम्नलिखित युद्धों में से किसे सबसे उपयुक्त रूप से व्याख्यायित करते हैं? भीमा कोरेगांव युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, चौसा का युद्ध या फिर वांडीवास का युद्ध। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि भीमा कोरेगांव का युद्ध। आपको बताना है कि ये भीमा कोरेगांव किस स्टेट में पड़ता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। रंगमंच और प्रकार और उसके राज्य: भवई गुजरात, जात्रा पश्चिम बंगाल, कुटियाट्टम कर्नाटक और यक्षगान केरल। इसमें कौन से सही सुमेलित हैं, ये आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भवई गुजरात और जात्रा पश्चिम बंगाल, यानी कि केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 37, गुरु बसवेश्वरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 12वीं शताब्दी के दार्शनिक थे, जिन्हें लिंगायत संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। बसवेश्वरा द्वारा स्थापित अनुभव मंडल लिंगायतों के लिए एक विद्यालय था। कायका और दसोहा गुरु बसवेश्वरा द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक सिद्धांत हैं। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 3 दोनों। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस मंदिर का निर्माण पूर्वी गंग राजवंश के राजा अनंत वर्मन द्वारा किया गया था। यह 4 धाम तीर्थों का हिस्सा है। इसे यमुनिका तीर्थ भी कहते हैं। ये किस मंदिर का उपयुक्त वर्णन किया जा रहा है? तो इसका सही ऑप्शन है ए, जगन्नाथपुरी मंदिर का। क्वेश्चन नंबर 39, माघी मेला के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माघी मेला मुगलों से लड़ते हुए अपना जीवन बलिदान करने वाले उन 40 सिखों की याद में मनाया जाता है। इसका आयोजन विक्रमी कैलेंडर के अनुसार माघ माह में किया जाता है। इसका सही आंसर है ए, यानी कि केवल 1। क्वेश्चन नंबर 40, विश्व की सबसे पुरानी गुफा कला की खोज लियांग टेंडांगे गुफा से की गई है। लियांग टेंडांगे गुफा इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर स्थित है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि ये सबसे पुरानी गुफा है और ये इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? इंडोनेशिया में। ठीक है। अब आपको एक चीज़ और बताना है कमेंट बॉक्स में कि इंडोनेशिया की नई राजधानी कहाँ बनाई गई है, उसका क्या नाम है। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 350 बी भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करता है। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका सही ऑप्शन है सी,
यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल, यहाँ पर देखिए आप, केवल कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम द्वारा दोबारा उन्हीं नामों की सिफारिश किए जाने पर सरकार आपत्ति नहीं कर सकती है, यानी कि वो इसके लिए बाध्य होती है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान में न्यायाधिकरणों को 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल किया गया था। प्रशासनिक न्यायाधिकरण की उत्पत्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323A से हुई है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी 1 और 2, जिसको हम लोग कैट बोलते हैं, ठीक है, सेंट्रल। इसका जो है अनुच्छेद 323A से किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संविधान का भाग 16 केंद्र और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति यानी कि SC और ST के आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 243 प्रत्येक पंचायत और नगर पालिका में SC ST के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि केवल 1। क्वेश्चन नंबर 45, मौलिक अधिकार पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने का अधिकार बनते हैं। क्रीमी लेयर की अवधारणा को इंदिरा साहनी मामले में प्रस्तावित किया गया था। रोहिणी आयोग का गठन OBC श्रेणी के उपवर्गीकरण के कार्य को पूरा करने के लिए किया जाता है। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों। क्वेश्चन नंबर 46, भूल जाने का अधिकार यानी कि अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार का एक हिस्सा है। पुट्टुस्वामीवाद बनाम भारत संघ 2017 मामले में निजता के अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकार घोषित किया गया था। इसका सही ऑप्शन है आपका सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)D प्रत्येक नागरिक को देश के सभी क्षेत्रों में अबाध भ्रमण करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। आम जन के हितों की रक्षा और किसी भी अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा के लिए लोगों के अबाध भ्रमण आवागमन की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यक आबादी दोनों की सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 30 के तहत शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को प्रदान किया जाता है। इसका सही ऑप्शन है केवल 1। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323B के तहत गठित अधिकरण द्वारा निम्नलिखित में से कौन से मामलों का निर्णय सुनाया जाता है। भर्ती और सेवा की शर्तें, विदेशी मुद्रा आयात और निर्यात, संसद और राज्य विधानमंडलों के लिए निर्वाचन, अंतर्राज्यीय नदियों के आसपास संघर्ष। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 50, भारत की शास्त्रीय भाषाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सूचीबद्ध हैं। भारत के उपराष्ट्रपति किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में चुनने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। यहाँ पर ये देखिए क्या लिखा है, किस पद का नाम लिखा है, उपराष्ट्रपति। इसका सही ऑप्शन है, सही नहीं बताना है आपको, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा केवल 2।
क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 एवरग्रीनिंग पेटेंट के निर्माण की अनुमति देता है। विश्व व्यापार संगठन के ट्रिप्स समझौते के तहत अनिवार्य लाइसेंसिंग को भी की अनुमति नहीं है। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो सही ऑप्शन है डी, ना तो 1 और ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 52, जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना और दशकीय जनगणना दोनों भारत में लॉर्ड रिपन द्वारा शुरू की गई थी। दशकीय जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत आती है। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केवल 2। ये दोनों ही जनगणना रिपन द्वारा नहीं शुरू की गई थी, केवल दशकीय जनगणना ही रिपन द्वारा शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 53, सांस्कृतिक मानचित्रण पर राष्ट्रीय मिशन यूनेस्को के समर्थन से लागू किया गया है। NMCM का उद्देश्य कलाकारों, कला रूपों और अन्य संसाधनों का एक व्यापक डेटाबेस तैयार करना है। इसका सही ऑप्शन है बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सी सुरंग जम्मू और कश्मीर में स्थित है? नीलगरार सुरंग, चटजला सुरंग, जेडमोट सुरंग या फिर अटल सुरंग? इसका सही ऑप्शन है 1, 2 और तीनों सुरंगें जम्मू और कश्मीर में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 55, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष SDRF के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसका गठन 5वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया था। इसका ऑडिट प्रत्येक वर्ष भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है। केंद्र सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SDRF आवंटन में 75% का योगदान देता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, केवल 2। भारत में जनगणना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईना-ए-अकबरी भारतीय इतिहास का पहला दस्तावेज था जिसमें जनसंख्या गणना दर्ज की गई थी। भारत में पहली गैर समकालीन जनगणना गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के शासनकाल के दौरान आयोजित की गई थी। भारत की 13वीं जनगणना 1991 ने साक्षरता की अवधारणा को बदल दिया और 7+ आयु वर्ग के बच्चों को साक्षर बनाया गया। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी केवल 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सी आपदा राज्य आपदा राहत कोष यानी कि SDRF के अंतर्गत शामिल है? चक्रवात, मूसलाधार बारिश, भूस्खलन या फिर कीट हमला? इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि ये सभी राज्य आपदा राहत कोष के अंतर्गत शामिल हैं। ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 58, इंस्पायर अवार्ड मानक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह स्टार्टअप इंडिया पहल के अनुरूप है और इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा निष्पादित किया जा रहा है। विजेताओं को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के तहत पुरस्कार प्राप्त होते हैं। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 59, मिल्क फोर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट उपभोक्ताओं में विटामिन की कमी को दूर करने के लिए शुरू की गई थी। इसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा FAO के सहयोग से लॉन्च किया गया था। इसका सही ऑप्शन है केवल 1। क्वेश्चन नंबर 60, खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग यानी KVIC संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। KVIC ने प्रोजेक्ट रीप्लान प्रकृति से प्लास्टिक को कम करना के तहत एक पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक मिश्रित हस्त निर्मित कागज़ विकसित किया है। इसका सही ऑप्शन है सी,
यानी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 61, राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य सिविल सेवकों को सही दृष्टिकोण, कौशल और ज्ञान के साथ भविष्य के लिए तैयार करना है, जो न्यू इंडिया के दृष्टिकोण से संबंधित है। कार्यक्रम क्षमता निर्माण को बढ़ाने के लिए लेटरल एंट्री तंत्र की अनुमति देता है। इसका सही ऑप्शन है ए, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में जनजातीय समुदायों से संबंध नहीं है? ए, शिवरमन समिति 1979, सासा समिति 2013, हुरिया आयोग 2002 से 4 और रोहिणी आयोग 2017। इसका सही ऑप्शन है आपका ए, यानी कि 1 और 4, यानी कि शिवरमन समिति और रोहिणी समिति जो है जनजातीय समुदायों से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी कि जेम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेम एक वन स्टॉप राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल है। मंत्रालयों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमी के लिए जेम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद को करना अनिवार्य है। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अनिवार्य है। जेम के रखरखाव के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय नोडल एजेंसी है। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि 1 और 2 तीनों। क्वेश्चन नंबर 64, वैश्विक युवा तंबाकू सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह WHO द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से आयोजित किया जाता है। सर्वेक्षण के अनुसार पिछले एक दशक में भारत में 13 से 15 वर्ष के स्कूली बच्चों में तंबाकू के सेवन से लगभग 40% की गिरावट देखी गई है। स्कूल जाने वाले बच्चों में तंबाकू का सेवन अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में सबसे ज़्यादा था। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 65, उज्ज्वला 20 योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य BPL परिवारों को जमा मुक्त LPG कनेक्शन और पहले रिफिल प्रदान करना है। इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि केवल 1। इसे क्वेश्चन नंबर 66, विज्ञान ज्योति कार्यक्रम का उद्देश्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के विभिन्न क्षेत्रों में यानी कि स्टेम में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को संबोधित करना है। विज्ञान ज्योति द्वारा स्कूल स्तर यानी कक्षा 9th से मेधावी लड़कियों को प्रोत्साहित करने की परिकल्पना की गई है, जो PhD स्तर तक जारी रहेगा। इसका सही ऑप्शन है आपका सी, यानी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित मिशन इंद्रधनुष 12 वैक्सीन निवारक रोगों के खिलाफ टीकाकरण प्रदान करता है। मिशन इंद्रधनुष की पहचान ग्राम स्वराज अभियान के तहत प्रमुख योजनाओं में से एक के रूप में की गई है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 68, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सभी खाद्य और तिलहन फसलों के लिए, यहाँ वाला ये देखिए क्या है, सभी खाद्य और तिलहन फसलों के खराब होने की स्थिति में व्यापक बीमा प्रदान करता है। इसमें किसानों द्वारा खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% का प्रीमियम भुगतान करने का प्रावधान करता है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी 1 और 2। यहाँ पर खाद्य और तिलहन की सभी फसलों को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 69, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना
पेंशन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रशासित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। 18 से 60 वर्ष की आयु के बीच अगर संगठित कार्यकर्ता योजना के लिए पात्र हैं। इसका सही ऑप्शन है आपका ए, यानी कि केवल एक। क्वेश्चन नंबर 70, हाल ही में चर्चा में रही संपन्न परियोजना किससे संबंधित है? ए, सभी सार्वजनिक और निजी बैंकों के लिए ऑनलाइन भुगतान की सुविधा। बी, भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण। सी, निर्बाध ऑनलाइन पेंशन प्रसंस्करण और भुगतान प्रणाली। डी, उपयोगिता बिलों के भुगतान, प्रमाण पत्र जारी करने, लाइसेंस और परमिट की सुविधा प्रदान करता है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि निर्बाध ऑनलाइन पेंशन प्रसंस्करण और भुगतान प्रणाली। आपको याद रखना है हम लोग किस योजना की बात कर रहे हैं? संपन्न की, संपन्न, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन से देश कॉमनवेल्थ वार ग्रेस कमीशन के सदस्य हैं? ए, 1 इंडिया, 2 न्यूजीलैंड, 3 फ्रांस और 4 ऑस्ट्रेलिया। इसका सही ऑप्शन है आपका डी, यानी 1, 2 और 4, यानी कि फ्रांस इसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 72, पंचशील समझौते ने किन दो देशों के बीच संबंधों की नींव के रूप में कार्य किया? ए, भारत चीन, बी, भारत बांग्लादेश, सी, भारत पाकिस्तान और डी, चीन और पाकिस्तान। इसका सही ऑप्शन है भारत और चीन। क्वेश्चन नंबर 73, ब्लू डॉट नेटवर्क, कौन सा? ब्लू डॉट नेटवर्क पहल निम्नलिखित में से किन देशों के नेतृत्व वाली एक पहल है? अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान और यूके, सी, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया, डी, चीन, अमेरिका और जापान। इसका सही ऑप्शन है आपका ए, यानी कि अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 74, संयुक्त व्यापार कार्य योजना यानी जेकोपा ईरान और 6 देशों चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच एक समझौता है। यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही ऑप्शन है, इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि परमाणु क्षमता। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 75, पर्वतमाला योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य केवल सैनिकों की आवाजाही के लिए पहाड़ी क्षेत्रों से संपर्क में सुधार करना है। सीमा सड़क संगठन इस योजना की नोडल एजेंसी है। इसका सही ऑप्शन है ना तो 1 ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 76, दुर्लभ रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दुर्लभ रोगों के प्रसार कम होता है और इसमें जीवन को खतरा नहीं होता है। इस सभी दुर्लभ रोग अनुवांशिक होते हैं। दुर्लभ बीमारियों के लिए कोई उपचार उपलब्ध नहीं है। इसमें कौन सा कथन सही नहीं है आपको ये बताना है। तो इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि इसमें सभी कथन गलत हैं। ये देखिए इसका कोड, चीटिंग कोड आप देख सकते हैं। दुर्लभ रोगों का प्रसार कम होता है और इसमें जीवन को खतरा नहीं होता है। ये देखिए किसी भी रोग के में जीवन का खतरा नहीं होता। ये बहुत ही गंभीर बात है। जबकि क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए ऑप्शन में सभी, यहाँ पर सभी दिया है, सभी दुर्लभ रोग अनुवांशिक होते हैं। ऑप्शन 3 में देखिए इसी तरह दुर्लभ बीमारियों के लिए कोई उपचार उपलब्ध नहीं है। ठीक है, ये भी। क्वेश्चन नंबर 77, नस्लवाद जातिवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? नस्लवाद का आशय एक विदेशी समुदाय या राष्ट्र से संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भेदभाव से है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 नस्ल के आधार पर भेदभाव को समाप्त करता है। भारत ने नस्लीय भेदभाव के सभी प्रारूपों के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन
की पुष्टि की है। इसका सही ऑप्शन है आपका सी, यानी कि केवल 3। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एडेनो वायरस यानी डीएनए वायरस है जो मनुष्य में सर्दी और श्वसन संबंधी संक्रमण जैसी कई बीमारियों को प्रेरित करते हैं। इसे जीन या वैक्सीन एंटीजन की टारगेट होस्ट टिश्यू में पहुंचाने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 79, भारत में बंधुआ मजदूरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंधुआ मजदूरी प्रचलित बाजार मजदूरी और कानूनी न्यूनतम मजदूरी से कम है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगाता है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2, क्योंकि ये ऑप्शन 23 जो है बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगाता है। इसी तरह बंधुआ मजदूरी जो बाज़ार में प्रचलित मजदूरी होती है उससे उनको कम पैसा मिलता है, जबकि कानूनी रूप से न्यूनतम मजदूरी से भी उन्हें कम पैसा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80, बच्चों में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम यानी कि MIS-C के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बच्चों और किशोरों में एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी है जो आमतौर पर कोविड-19 संक्रमण के 2 से 6 सप्ताह बाद होती है। MIS-C सिंड्रोम वाले युवाओं में मति भ्रम और भ्रम जैसे न्यूरोलॉजिकल लक्षण हो सकते हैं। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1, 2 और दोनों। क्वेश्चन नंबर 81, मुख्य रूप से मवेशियों, सुअर, बकरियों, भेड़ों और कुत्तों को संक्रमित करने वाला ब्रुसेलोसिस नामक जूनोटिक संक्रमण है। एक ए वायरस रोग, बी जीवाणु रोग, सी परजीवी रोग या फिर डी प्रोटोजोआ रोग। इसका सही ऑप्शन है आपका बी, यानी कि जीवाणु रोग। जीवाणु रोग सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 82, सीप बॉक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे हॉग हेजा के नाम से भी जाना जाता है। इस वायरस का संबंध गांठदार त्वचा रोग के वायरस से भी है। यह बीमारी केवल एशिया तक सीमित है। कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही ऑप्शन है 82, यानी कि 82 का आपका जो है सी ऑप्शन सही नहीं है। 1 और 3 सही नहीं है। यहाँ पर देखिए, कोई बीमारी हो वो केवल एक महाद्वीप तक सीमित नहीं रह पाती, क्योंकि अब जो है इतना परिचालन सुविधाएं उपलब्ध हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक बीमारी का प्रसार संभव है। क्वेश्चन नंबर 83, हार्लेक्विन इच्थ्योसिस विकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नवजात शिशु में होने वाला एक दुर्लभ आनुवंशिक त्वचा विकार है। इस विकार से केवल पुरुष प्रभावित होते हैं। इसका सही ऑप्शन है ए, केवल 1। क्वेश्चन नंबर 84, मलेरिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2025 WHO का एक कार्यक्रम है। किसका कार्यक्रम है? WHO का। इसके तहत वैश्विक स्तर पर वर्ष 2025 तक मलेरिया उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा गया है। मलेरिया उत्पन्न करने वाले परजीवी यकृत कोशिकाओं के भीतर वृद्धि करते हैं। इस रोग की रोकथाम एवं उपचार दोनों संभव हैं। इसका सही ऑप्शन है आपका 84, यानी कि सी। क्वेश्चन नंबर 85, प्रतिरक्षण रणनीति 2030 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए, यानी कि प्रतिरक्षण नीति को वर्ष 2021 से 30 के दशक हेतु G20 देशों द्वारा टीकाकरण और प्रतिरक्षा के लिए लॉन्च किया गया है। यह टॉप डाउन दृष्टिकोण पर आधारित है, अर्थात यह वर्तमान में मौजूद आबादी को प्राथमिकता देता है। इसका सही ऑप्शन है
डी यानी एक ना तो एक ना ही दो। क्वेश्चन नंबर 86, ब्रूसेलोसिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। या विभिन्न ब्रूसेला प्रजातियों के परजीवी के कारण होता है। इसे भूमध्य ज्वर के रूप में भी जाना जाता है। ब्रूसेलोसिस में व्यक्ति से व्यक्ति संचरण बहुत सामान्य है तथा इसके लक्षण 1 महीने तक बने रहते हैं। इसका सही ऑप्शन है 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अवसादग्रस्तता विकार और चिंता विकार भारत में सर्वाधिक व्याप्त मानसिक विकार है। पिछले कुछ दशकों में भारत में कुल विकलांगता समायोजित जीवन वर्ष में मानसिक विकारों के योगदान में कमी आई है। विभिन्न आयु वर्ग के लोगों में मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में मानस नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इसका सही ऑप्शन है सी यानी 1 और 3 दोनों। क्वेश्चन नंबर 88, इक्वाइन हर्पीस वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। EHV एक आम DNA वायरस है जो भेड़ों में पाया जाता है। यह तंत्रिका संबंधी समस्याओं का कारण बन सकता है जिससे लकवा और यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। इसका सही ऑप्शन है आपका बी यानी कि केवल 2। क्वेश्चन नंबर 89, काला जार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस बीमारी में अनियमित बुखार आता और वजन बढ़ता है। यह लेशमीनिया नामक वायरस के कारण होता है। और 3, या बालू मक्खियों के काटने से होता है। इसका सही ऑप्शन है आपका बी यानी कि केवल 3। क्वेश्चन नंबर 90, तपेदिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसा स्ट्रेन है जिसका इलाज सबसे शक्तिशाली प्राथमिक उपचार एंटी टीबी दवाओं के साथ नहीं किया जा सकता। वेसिल कैलमेट-गुएरिन यानी BCG वैक्सीन वर्तमान में टीबी यानी तपेदिक की रोकथाम के लिए उपलब्ध एकमात्र वैक्सीन है। इसका सही ऑप्शन है सी 1 और 2 3। क्वेश्चन नंबर 91, इंटरमीडिएट ब्लैक होल 2 ब्लैक होल के विलय से बनता है। गुरुत्वाकर्षण तरंगें तब बनती हैं जब 2 ब्लैक होल एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं और विलीन हो जाते हैं। इसका सही ऑप्शन है आपका सी यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 92, भारतीय अंतरिक्ष संघ यानी कि ISA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित मामलों पर एकल खिड़की और स्वतंत्र एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। ISPA को भविष्य में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि ISRO द्वारा निजी प्रतिस्पर्धियों से बचाने के लिए बनाया गया है। ISPA ISRO की विपणन शाखा के रूप में भी काम करेगा। इसका सही ऑप्शन है ए यानी कि केवल 1। क्वेश्चन नंबर 93, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूटेंस के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूटरशिप क्रिप्टोग्राफी प्रोटोकॉल के लिए आवश्यक गुप्त कुंजियों को वितरित और साझा करने का एक तरीका प्रदान करता है। QKD में इनक्रिप्शन कुंजी को ऑप्टिकल फाइबर में क्वांटम बिट्स के रूप में भेजा जाता है। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन में इनक्रिप्शन अस्पष्ट होगा क्योंकि डेटा इलेक्ट्रॉनों द्वारा ले जाया जाता है और इसे पूरी तरह से कॉपी नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन है बी यानी कि केवल
2 और 3, 1 और 2 सॉरी। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाइपरसोनिक गति मैक गति से 5 या उससे अधिक गुना ज़्यादा होती है। क्या है आपकी हाइपरसोनिक गति मैक गति से 5 गुना से अधिक होती है। मैक नंबर हवा में ध्वनि की गति की तुलना में एक विमान की गति का वर्णन करता है। इसका सही ऑप्शन है आपका सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 95, बैलिस्टिक मिसाइलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है। यह एक रॉकेट चालित एवं स्वनिर्देशित रणनीतिक हथियार प्रणाली है या पारंपरिक उच्च विस्फोटक और रासायनिक, जैविक या परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है। भारत स्वैच्छिक मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था यानी MTCR का हस्ताक्षर करता है, जिसका उद्देश्य बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रसार को सीमित करना है। अग्नि P, सौर्य और पृथ्वी भारत की बैलिस्टिक मिसाइल हैं। इसका सही ऑप्शन आपको बताना है। इसका सही ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4, चारों ऑप्शन सही है, यानी कि डी इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 96, साइड डायरेक्टेड न्यूक्लियज और 1-2 तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य क्रिस्पर जैसे जीन एडिटिंग उपकरण का उपयोग करके प्रजनन प्रक्रिया में सटीकता और दक्षता लाना है या पारंपरिक ट्रांसजेनिक तकनीक के उपयोग के बिना पौधों के आनुवांशिक रूप से संशोधित करने की अनुमति देता है। जीन एडिटिंग उपकरण क्रिस्पर के विकास के लिए रसायन विज्ञान में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे मार्स गैस भी कहा जाता है क्योंकि यह दलदली जगहों की सतह पर पाई जाती है। इसके अधूरे दहन से कार्बन ब्लैक का उत्सर्जन होता है, जिसका प्रयोग व्यापक रूप से ऑटोमोबाइल टायरों के लिए उपयोग किए जाने वाले रबर में प्रबलिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। 3, यह एक खतरनाक वायु प्रदूषक एवं जमीनी स्तर पर ओजोन निर्माण हेतु जिम्मेदार है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कार्बनिक यौगिक का वर्णन करता है। तो इसका सही ऑप्शन है आपका ए, यानी कि मीथेन, जिसे हम लोग मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। आपको एक चीज़ बताना है कि मीथेन गैस के उत्सर्जन के स्रोत क्या हैं। मीथेन गैस के उत्सर्जन के स्रोत क्या हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 98, समुद्रयान मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस मिशन का पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य गहरे समुद्र में अन्वेषण और दुर्लभ खनिजों के खनन के लिए पनडुब्बी के माध्यम से व्यक्तियों को भेजना है। मात्स्या 6000 गहरे पानी के नीचे अध्ययन के लिए एक मानव युक्त पनडुब्बी है। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि 1 और 2 3 तीनों। क्वेश्चन नंबर 99, सफ़ेद बौने तारों में उपस्थित हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में पूरी तरह से खत्म हो जाता है। 2, सूर्य नाभिकीय विखंडन प्रक्रियाओं के माध्यम से हाइड्रोजन को अपने कोर में उपस्थित हीलियम में फ्यूज करता है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों। क्वेश्चन नंबर 100, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। क्रूज मिसाइल प्रक्षेप गति और प्रक्षेप वक्र में यात्रा गुरुत्वाकर्षण, वायु प्रतिरोध और कोरियोलिस बल पर निर्भर करता है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल तुलनात्मक रूप से गति के लिए सीधे प्रक्षेप वक्र का अनुसरण करता है। बैलिस्टिक मिसाइलें पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जाता है और पुनः उसमें
प्रवेश करता है, जबकि क्रूज मिसाइल पथ पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर ही होता है। इसका सही आंसर है आपका बी, यानी कि केवल 2। आपको एक बताना है कि ये प्रक्षेप वक्र जो होता है ये कितने डिग्री कोण पर बनाता है। प्रक्षेप वक्र का कोण कितने डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 101, वर्ल्ड बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये ऐसे बैंकिंग संस्थान हैं जो बैलेंस शीट की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ये बैंक ऋण देने और जमा स्वीकार करने में से प्रतिबंधित हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि वर्ल्ड बैंक वो हैं जो कि एनपीए को खरीदते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102, शैडो उद्यमी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये ऐसे उद्यमी हैं जो शैडो उद्यमी यानी कि छाया उद्यमी, ऐसे उद्यमी जो वैध वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री करते हैं परंतु अपने व्यवसायों को सरकार के साथ पंजीकृत नहीं करते। बिना लाइसेंस वाली टैक्सी सेवा और ई फार्मेसी शैडो उद्यमिता के उदाहरण हैं। भारत और इंडोनेशिया में शैडो उद्यमियों की संख्या सबसे अधिक है। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों। क्वेश्चन नंबर 103, किसी एलएलपी में एक भागीदार दूसरे भागीदार के कदाचार या लापरवाही के लिए जिम्मेदार होता है। प्रत्येक भागीदार अन्य सभी भागीदारों के साथ संयुक्त रूप से पारंपरिक भागीदारी फर्म के तहत उत्तरदायी नहीं होता है जब तक कि वह उसमें एक भागीदार है। इसका सही ऑप्शन है आपका डी, या ना तो 1 ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 104, ग्रीन बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रीन बॉन्ड ऋण प्राप्ति का एक साधन है जिसके माध्यम से हरित परियोजनाओं के लिए धन जुटाया जाता है। ग्रीन बॉन्ड सनराइज सेक्टर में वित्त पोषण को बढ़ाने में महत्वपूर्ण रहे हैं। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 105, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी अंकटाड के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है। ए, निवेश रुझान मॉनिटर रिपोर्ट, बी, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, 3, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार रिपोर्ट और 4, अल्प विकसित देश रिपोर्ट। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1, 3 और 4। अंकटाड द्वारा निवेश रुझान मॉनिटर रिपोर्ट, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार रिपोर्ट और अल्प विकसित देशों रिपोर्ट जारी की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 106, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी की जाती है। आईएमएफ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात युद्ध प्रभावित देशों के पुनर्निर्माण में सहायता के लिए की गई थी। इसका सही ऑप्शन है सी, 1, 2 और दोनों। क्वेश्चन नंबर 107, भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीआई का विनियमन विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौते के तहत किया गया। भौगोलिक संकेतक का पंजीकरण 10 वर्ष के लिए मान्य होता है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 108, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केंद्र सरकार की ओर से बॉन्ड जारी किया जाता है। स्वर्ण बॉन्ड केवल निवासी भारतीय संस्थाओं को ही बेचे जाते हैं। इसका सही ऑप्शन है सी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 109, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डेजर्ट इन दावोस के नाम से भी जाना जाता है। इसका आयोजन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा किया जाता है।
इसका सही आंसर है आपका बी, यानी कि केवल 2। क्वेश्चन नंबर 110, हाल ही में समाचारों में देखी गई द ग्रेट रीसेट निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ए, विश्व आर्थिक मंच, बी, संयुक्त राष्ट्र, सी, विश्व स्वास्थ्य संगठन और डी, विश्व बैंक। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि 100 विश्व आर्थिक मंच। क्वेश्चन नंबर 111, नॉन फंजिबल टोकन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये डिजिटल परिसंपत्तियां हैं जिनका कारोबार ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके किया जाता है या परस्पर विनिमय नहीं है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 112, एफआरपी गन्ना उद्योग के पुनर्गठन को लेकर रंगराजन समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। देश भर में एफआरपी का भुगतान आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी कि एफसीए 1985 द्वारा नियंत्रित होता है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 113, स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम हाल ही में चर्चा में आ रहा या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए, सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेन देन, बी, भारत का स्वदेशी संदेश अनुप्रयोग या फिर सी, इस वैश्विक स्पाईवेयर नेटवर्क या फिर डी, रूस की निगरानी प्रणाली। इसका सही ऑप्शन है ए, सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेन देन। क्वेश्चन नंबर 114, भारतीय रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए लचीली मौद्रिक नीति अपनाता है। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि केवल 1। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बजट 2022-23 को संबद्ध क्षेत्र की प्रमुख घोषणाएं, देश स्टैक ई पोर्टल नागरिकों को कौशल विकास, पीएम डिवाइन प्राथमिक स्तर की स्कूली शिक्षा, 3 उदीयमान अवसर जीनोमिक्स और फार्मास्यूटिकल उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित है? इसका सही आंसर है 1 और 3 दोनों। क्वेश्चन नंबर 116, सिन्होज सॉफ्ट सेल टर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वियतनाम में इसका बहुत बड़ा सांस्कृतिक महत्व है। सी फ्लोर बायोसिस्टम को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी आयुसियन स्थिति गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसका सही ऑप्शन है डी, यानी 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 117, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी कि आईपीसीसी की स्थापना विश्व मौसम विज्ञान संगठन और यूनेप द्वारा मिलकर की गई थी, यानी कि डब्ल्यूएमओ और यूनेप। आईपीसीसी छठी आकलन रिपोर्ट AR6 के अनुसार सबसे अच्छी स्थिति में भी पृथ्वी का 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान होना अपरिहार्य था। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 118, एशियाई शेर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आयुसियन रेड लिस्ट के तहत गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। गुजरात में गिर वन इसका एकमात्र प्राकृतिक आवास है। प्रोजेक्ट लाइन को 2020 में एशियाई शेर के संरक्षण के लिए लॉन्च किया गया था। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 2 और 3 दोनों। क्वेश्चन नंबर 119, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ब्रह्मपुत्र घाटी मैदान में सबसे बड़ा अविच्छिन्न क्षेत्र है। विश्व में एक सींग वाले गैंडे सर्वाधिक घनत्व काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक के रूप में सूचीबद्ध है। इसका सही ऑप्शन है बी, 1 और 3 दोनों। क्वेश्चन नंबर 120, असम भारत में ग्रेटर
एडजुटेंट स्टार का एकमात्र ज्ञात प्रजनन स्थल है। ग्रेटर एडजुटेंट स्टार को IUCN रेड लिस्ट में लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि एक केवल दो। क्वेश्चन नंबर 121 स्लेंडर लोरिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भारत और श्रीलंका के स्थानिक मूल निवासी हैं। ऐसा माना जाता है कि इनमें औषधि गुण होते हैं और इसलिए इन्हें पकड़कर बेचा जाता है। IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ऑप्शन है बी, केवल एक और दो, दोनों। क्वेश्चन नंबर 121 सुंदरवन विश्व का एकमात्र मैंग्रोव बाघ निवास स्थान है। सुंदरवन के संरक्षित क्षेत्रों को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों के रूप में नामित किया गया है। इसका सही, यानी कि एक और दो, दोनों। क्वेश्चन नंबर 1 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत किया गया है। CPCB पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएं प्रदान करता है। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी क्वेश्चन नंबर 124 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे वर्ष 1989 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक जलवायु समझौता है जिसका उद्देश्य क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे ओजोन क्षरण पदार्थों की रक्षा करना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन ने CFC के प्रतिस्थापन के रूप में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग का बल दिया है। डी, यानी कि एक, दो, और ना तो एक ना ही दो। क्वेश्चन नंबर 125 यदि कैस्केड मेढक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका नाम अरुणाचल प्रदेश की आदि पहाड़ियों में रहने वाले स्वदेशी आदि जनजाति के नाम पर रखा गया है। कैस्केड मेढकों का नाम महासागरों और बड़े जल निकायों में रहने के कारण रखा गया है। ए। क्वेश्चन नंबर 126 विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। इसकी स्थापना वियना अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान कांग्रेस 1873 के बाद की गई थी। WMO द्वारा स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट जारी की गई है। इसका सही आंसर है डी, यानी कि एक और तीन, दोनों। क्वेश्चन नंबर 127 ग्रीष्म लहरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह हवा के तापमान की एक स्थिति है जो मानव शरीर के लिए नुकसानदायक होती है। ये मुख्य रूप से मानसूनी पूर्व अवधि में उत्पन्न होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है सी, यानी कि एक और दो, दोनों। क्वेश्चन नंबर 128 यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसे लुप्तप्राय बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। नंबर 3 यह शिवालिक और बाह्य हिमालय भूवैज्ञानिक प्रांतों के अंतर्गत आता है। ये किस राष्ट्रीय उद्यान का सबसे उपयुक्त वर्णन करता है? ए दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, बी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, सी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान या फिर डी नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 129 जूजैंथले प्रवाल को प्रकाश संश्लेषण हेतु आवश्यक यौगिक प्रदान करता है। कोरल के अद्वितीय और सुंदर रंगों के लिए जूजैंथले जिम्मेदार है। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केवल 2। क्वेश्चन नंबर 130 प्रवाल के लिए खतरे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समुद्र का उच्च तापमान और शैवाल को प्रवाल विरंजन का कारण
बनता है। महासागरों की बढ़ती अम्लता प्रवाल को अपने कंकाल निर्माण में कठिनाई उत्पन्न करती है। यहाँ देखिए प्रवाल निर्माण के लिए उच्च तापमान प्रवाल डेंजन का कारण बनते हैं और बढ़ती अम्लता दोनों ही प्रवालों के लिए खतरनाक स्थिति होती है। इसका सही ऑप्शन है सी यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 131 103वें संविधान संशोधन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किया। इसने केंद्र और राज्यों को समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस को आरक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाया। इसका सही ऑप्शन है सी 1 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 132 लोकपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकपाल एक भ्रष्टाचाररोधी प्राधिकरण है जो राष्ट्रीय स्तर पर जनहित का प्रतिनिधित्व करता है। भ्रष्टाचार के मामले में सभी संसद सदस्यों पर लोकपाल का अधिकार क्षेत्र है। भारत के पहले प्रशासनिक सुधार आयोग ने नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए लोकपाल की स्थापना की सिफारिश की थी। इसका सही आंसर है डी यानी कि 1 और 2 दोनों। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि सबसे पहले भारत के सबसे प्रथम लोकपाल कौन थे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 133 भारतीय संदर्भ में हड़ताल के अधिकार का संबंध है। वैधानिक अधिकार, नैतिक अधिकार, मौलिक अधिकार या फिर डी मानवाधिकार। इसका सही ऑप्शन है आपका ए यानी कि हड़ताल का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 134 मत की गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह व्यक्ति की स्वतंत्रता का एक हिस्सा है। यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का एक अभिन्न अंग है। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा में भी इसका उल्लेख है। इसका सही ऑप्शन है डी यानी 1 2 और 3 तीनों। क्वेश्चन नंबर 135 भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ, एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ या फिर ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य। इसका सही ऑप्शन है के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ। क्वेश्चन नंबर 136 भारत में अल्पसंख्यकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 केवल भाषाई अल्पसंख्यकों की संस्कृति के संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 30 केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और संचालन प्रशासन का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 350 बी में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी का प्रावधान करता है। इसका सही ऑप्शन है सी यानी कि केवल 3। क्वेश्चन नंबर 137 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए एक आयोग की नियुक्ति से संबंधित है। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के उपवर्गीकरण के लिए वर्ष 2017 में जस्टिस रोहिणी आयोग की नियुक्ति की गई थी। इसका सही ऑप्शन है सी यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 138 संसदीय विशेषाधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लेख है। किसी भी सांसद को सदन की अनुमति के बिना संसद के परिसर में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जिससे वह संबंधित है। संसद के कानून के तहत संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लंघन एक दंडनीय अपराध है। इसका सही ऑप्शन है डी यानी कि 1 2 और 3 तीनों। क्वेश्चन नंबर 139 संसद सत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
बजट सत्र संसद का सबसे लंबा सत्र होता है। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? आपको सही नहीं बताना है। इसका सही नहीं है केवल बी। क्वेश्चन नंबर 140 निम्नलिखित में विचार कीजिए। एक, अनुच्छेद 340 के तहत भारत के राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशाओं की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त करने का अधिकार है। क्या है? अधिकार है। अनुच्छेद 340 के तहत कालेलकर आयोग ने ओबीसी को शामिल करने के लिए आरक्षण के मौजूदा कोटा को बढ़ाकर 49.5% करने की सिफारिश की थी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 3, 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है। इसका सही ऑप्शन है आपका बी, यानी कि केवल 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 141 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नवोन्मेष उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग में संस्थानों को केवल तकनीकी श्रेणी के तहत रैंक प्रदान की जाती है। एरिया शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि AICTE की एक संयुक्त पहल है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सही है? इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केवल 2। क्वेश्चन नंबर 142 आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की शुरुआत अनौपचारिक रूप से क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने और कोविड-19 के दौरान रोजगार के नए अवसरों को सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया था। यह EPFO के साथ पंजीकृत प्रतिष्ठानों में नए कर्मचारियों को शामिल करने के लिए भविष्य निधि योगदान हेतु सब्सिडी प्रदान करता है। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 143 प्रायः चर्चा में रहने वाला प्रोजेक्ट सनराइज किससे संबंधित है? ए, HIV का बढ़ता प्रसार, बी, मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा, सी, पोषण संबंधी सहायता या फिर डी, क्षय रोग नियंत्रण। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि HIV का बढ़ता प्रसार। क्वेश्चन नंबर 144 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चरण सेकेंड यानी उज्ज्वला 2.0 का कार्यान्वयन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा रहा है? ए, आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा, ऊर्जा मंत्रालय द्वारा या फिर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन है बी, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 145 भाषा संगम पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में रोज़मर्रा के उपयोग के बुनियादी वाक्य सिखाने की एक पहल है। इसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा विकसित किया गया है। इसका सही ऑप्शन है 105 बी, यानी कि केवल 2। क्वेश्चन नंबर 146 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसमें मौजूदा ग्रामीण सड़कों के उन्नयन का एक घटक शामिल है। कौन सा कथन आपका सही है? इसका सही ऑप्शन है 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 147 प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य 2025 तक सभी के लिए आवास के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसे पंचायती राज मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। दिव्यांग व्यक्ति भी इस योजना के लाभार्थी हैं। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि केवल 3। क्वेश्चन नंबर 148 भारत गौरव योजना हाल ही में चर्चा में रही या संबंधित है। ए, पर्यटन की व्यापक संभावनाओं का दोहन करने के लिए, बी, पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए, सी, भारत के विभिन्न राज्यों में ODF+ प्राप्त करने के लिए या फिर डी,
प्रवासियों हेतु सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन है ए, पर्यटन की व्यापक संभावनाओं का दोहन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 149, एक क्रॉस योजना निम्नलिखित में से विचार कीजिए। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के वायुमंडलीय विज्ञान कार्यक्रमों से संबंधित है। यह योजना चक्रवात, तूफानी लहरों, हीट वेव और तड़ित झंझा संबंधी चेतावनियों का बेहतर पूर्वानुमान प्रदान करेगी। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित में से कौन सा स्वदेश परियोजना का सबसे अच्छा वर्णन करता है? या न्यूरोलॉजिकल विकारों के प्रबंधन के लिए लॉन्च किया गया एक डेटाबेस है, या ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए भारत में शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा देने के हेतु शुरू किया गया एक अभियान है, या भारत के प्रवासी नागरिकों के लिए शुरू की गई एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यशाला है, डी, या बुजुर्गों के लिए भारत के भीतर पर्यटन सुविधाएं प्रदान करने हेतु शुरू की गई एक योजना है। तो इसका सही ऑप्शन है ए, स्वदेश परियोजना न्यूरोलॉजिकल विकारों के प्रबंधन के लिए लॉन्च किया गया एक डेटाबेस है।